कोई अगर अधिकारी चाहे इनको पकड़ना तो कल ही भेज दें बेशक 1 करोड़ रुपये लेकर कि भाई हमने कोई दुकान खरीदनी है, मकान खरीदना है, ये उसको बिठाएंगे, 2 करोड़ की डील करेंगे, 1 करोड़ रुपये कैश में लेंगे, उस मकान को दुकान को देकर 1 करोड़ का दिखाएंगे। जब वो बायर 50 लाख रुपये और दे देगा फिर उसको कहेंगे भाई तेरी दुकान कैंसिल, अब 50 लाख ले जाने। M3M किसी भी अथॉरिटी को कुछ नहीं समझता, ये क्लियर है। ये M3M कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना वेल कनेक्टेड क्यों ना हो, ये कितनी भी कहेगी भी हमारे ऊपर तक सब पहुँच है, कुछ नहीं होगा। परंतु अगर आम बायर खड़ा होगा, लड़ेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। M3M को लेकर के शिकायतों का दौर लगातार जारी है। बायर्स लगातार अपनी जो है शिकायतों हैं लगातार अथॉरिटी को पहुंचा रहे हैं, रेरा को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अथॉरिटी किस लिए है, आखिर क्यों नहीं बायर्स की समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमारे साथ अभय जैन हैं, एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। M3M को लेकर के हमारे भी कुछ सवाल हैं। आप ये बताइए, रेरा एक अथॉरिटी है, तमाम सारे कंप्लेंट्स वहाँ जा रहे हैं, इसके बावजूद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो गुड़गांव रेरा अथॉरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत को गलत रूप से यूज़ कर रही है। वो जो बड़े डेवलपर हैं जैसे M3M है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से घबरा रही है, या गुड़गांव के जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या उन पर कोई प्रेशर है ऊपर से मतलब ये चंडीगढ़ ऑफिस से या दिल्ली दरबार से, क्योंकि बड़े अजीब से एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। अब देखिए, रेरा गुड़गांव ने M3M को एक नोटिस देकर कहा कि आपका जो M3M इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो सेक्टर 56 में जो बड़ा प्रोजेक्ट कॉमर्शियल आ रहा है, उसको आपने रेरा में रजिस्टर नहीं कराया। रेरा का सेक्शन 3 स्पष्ट कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप मार्केट करोगे, सेल करोगे, बुक करोगे, तो आपको सेक्शन 3 के तहत अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रेरा में। वो प्रोजेक्ट इनका ऑन गोइंग था, क्योंकि लगभग 2008 में इन्होंने लाइसेंस लेके वहाँ इन्होंने काम स्टार्ट किया था। तो ऑन गोइंग का मतलब है जब मई 17 में रेरा लागू हो गया, अगर उस प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चल रहा है, आपका OC नहीं आया, तो आपको उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराना होता है। फिर गुड़गांव रेरा ने पाया कि भाई ये प्रोजेक्ट गुड़गांव रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है सेक्शन 3 के तहत, और इसके बाद भी काम हो रहा था। हाँ, काम तो चल रहा था। नहीं, जब एक्चुअली रेरा आया तो बहुत से प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, तो रेरा ने क्या करा, बहुत से डेवलपर नोटिस दिया कि आपने आपका रजिस्टर्ड हमारे यहाँ कराओ। तो रेरा ने इनको नोटिस दिया बकायदा कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट को हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कराओ। और ये पाया गया सेक्शन 3 में, मैं बता दूं बेशक आपको, सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा है कि प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, नो प्रमोटर सेल एडवर्टाइज मार्केट बुक और सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन टू परचेज एनी in any manner any plot, apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with the real estate regulatory authority established under the act। मतलब मई 17 में अगर आपका प्रोजेक्ट कोई ऑन गोइंग है और आपको प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, पहले तो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यस। तो इसने तो गुड़गांव रजिस्टर्ड कराए, आप उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, परंतु गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ने उसको नोटिस भी दिया। और ये 2019 में उन्होंने अपने आप एक कंप्लेंट जनरेट करी, जिसका कंप्लेंट नंबर है 6282/2019। फिर हियरिंग होती रही और 23 अगस्त 2021 को उन्होंने खुद ऑर्डर करा कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट जो आपका जो प्रोजेक्ट था आपने रजिस्टर नहीं कराया, और सेक्शन 59 के तहत आप पर हम 25 लाख का जुर्माना लगाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करा रहे हैं आप, तो सेक्शन 59 3 का वायलेशन करा, और 3 का अगर कोई वायलेशन करता है तो सेक्शन 59 में स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल दर्शकों के लिए बहुत क्लियर होना जरूरी है और जरा पढ़ के बता दीजिए। सेक्शन 59 में स्पष्ट लिखा है, पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3, इफ एनी प्रमोटर कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ही शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी विच मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। मतलब ये क्लियर है कि गुड़गांव रेरा अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 10% तक पेनल्टी उस पर लगा सकती है। परंतु मेरी तरह बात देखिए, रेरा में वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है और कितनी पेनल्टी लगा रहे हैं, मात्र 25 लाख, जबकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है,
उन्होंने खुद माना है कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है कम से कम 532 करोड़। अगर 532 करोड़ का मैक्सिमम जो लिखा है रेरा में, वो लिखा है 10%, इसका मतलब 53 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती थी। पेनल्टी कितनी लगाई इन्होंने? मात्र 25 लाख। और मजेदार देखिए, खुद ही लिख रहे हैं, वी हैव डिसाइडेड टू इम्पोज ए टोकन पेनल्टी। अगर देखिए टोकन पेनल्टी, टोकन पेनल्टी क्या है, ये जरा वेरीफाई करें। खुद ही कह रहे हैं कि भाई टोकन पेनल्टी मतलब कि नाम मात्र पेनल्टी लगाकर हम आपको सचेत कर रहे हैं कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड रेरा में करा लो। तो मैं सवाल यही बनता है, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि कई बार होता है ना कि जब हम रेड लाइट जंप करते हैं तो हमको कहा जाता है कि 1,000 का अधिकतम जुर्माना लगेगा, तो जो अधिकतम जुर्माना है वही लगता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जुर्माना, टोकन जुर्माना, ये क्यों? ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम का मजाक है। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ मजाक है और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है आपस में, क्योंकि मिनिमम जुर्माना जब एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि 10% तक का जुर्माना लग सकता है। आपका मिनिमम क्यों लगाया गया? मिनिमम भी 1% भी नहीं है, तो ये तो आधा % है, क्योंकि 532 करोड़ का डेवलपर खुद मान रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट है। 10% बनता 53 करोड़ रुपया, और 1% बनता आपका 5 करोड़, तो ये तो 25 लाख तो है। ये तो मतलब कुछ कुछ अमाउंट ही नहीं है, तो ये तो 1% भी नहीं है, ये तो मजाक सा है। और ये बेसिकली क्या है, क्योंकि रेरा अथॉरिटी अपनी पावर को यूज़ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आई बात। वजह क्या है, क्यों नहीं कर पा रहा है, किस कैसे आप देखेंगे अगर इसको आप मैं देखना कर? मेरा तो इसमें यही मानना है कि जो, क्योंकि M3M बड़ा डेवलपर है, तो गुड़गांव अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबर तो बिल्कुल उनके आगे, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, कठपुतली हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। और क्योंकि उसकी अप्रोच दिल्ली तक है और CM ऑफिस तक है, और बड़े बड़े अफसर भी इनके सब मिले हुए हैं, तो इसलिए शायद गुड़गांव रेल अथॉरिटी M3M जैसे बड़े डेवलपर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। और आपने भी बहुत सारे कंप्लेन किए थे, लेकिन उस पर कुछ निस्तारण हुआ कि नहीं? फिर अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, मैं क्योंकि वकील हूँ, तो नेचुरली कुछ लोग मेरे पास अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा ये ग्रीवेंस है, M3M ये बदमाशी कर रहा है, तो हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, और बाय द गॉड ऑफ ग्रेस हमें हर केस में सफलता मिली है, क्योंकि हमने हमेशा न्याय की आवाज़ उठाई है। पर हमें दिक्कत तो आती है, क्योंकि गुड़गांव रेरा कोर्ट भी डेट देने में एक्सपर्ट है। जब उन्हें लगता है कि भाई ये उलझम पुलझम है, तो तारीख पे तारीख दे देते हैं, जबकि रेरा में क्लियर है 29/4 के तहत कि आपको 60 दिन में जजमेंट देना है, पर ये डेट ही 60 दिन के बाद लगाते हैं। बिल्कुल मजाक सा। गुड़गांव रेरा अपनी पावर को या तो यूज़ नहीं कर रही या यूज़ नहीं करना चाहती, ये स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर। और ये जो अभी ऑर्डर है, ये रेरा अथॉरिटी का ही ऑर्डर है, ये साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। रेरा अथॉरिटी ने को डेवलपर ने बताया कि मेरा प्रोजेक्ट 532 करोड़ का है, रेरा अथॉरिटी ने 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया है, तो ये तो सब नज़र आ रहा है कि मजाक सही है, मजाक है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि M3M एक ऐसा नाम है जहां विवादों से बहुत ज़्यादा नाता है इनका। हर प्रोजेक्ट पर लगभग इनके कोई ना कोई विवाद है, कहीं ना कहीं बायर्स इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने एक जो है ड्राइवर है उसको ही कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। इसका क्या मामला है? देखिए, ED ने ये बिल्कुल उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये अगस्त 23 की बात है, जब इनका एक ड्राइवर है पूरन बहादुर, तो इन्होंने अपने ड्राइवर को ये डायरेक्टर बनाकर लगभग 78 एकड़ ज़मीन थी, वो 5 नई कंपनी बना के, नकली कंपनियां बना के वहाँ डाइवर्ट करा दिया। मतलब कि तो ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। ED ने उस ड्राइवर को पूछा, तो ड्राइवर कहता है भाई मेरे को तो साहब ने जहाँ कहा मैंने साइन कर दिए, और वो रिकॉर्ड में है कि पूरन बहादुर ड्राइवर था इनका। कंपनी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना भाई, डायरेक्टर या PNE जो उनको डायरेक्टर बना दिया, वो इन्होंने करा। पर अनफॉर्चुनेटली पार्ट है कि होता तो जो आपके सामने जो हो रहा है नहीं हो रहा, ये क्लियर है। ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया है कि इनका जो ड्राइवर था पूरन बहादुर, वो ये कंपनी में डायरेक्टर था, और उसने 78 एकड़ ज़मीन को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 78 एकड़ ज़मीन को उसने अलग अलग 5 नकली सेल कंपनियों में ट्रांसफ़र कराया उस डायरेक्टर ने, उस ड्राइवर ने। तो कहीं ना कहीं ये तो ब्लैक मनी को अलग तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से दुरुपयोग है तो कानून का सीधे सीधे, और ढीलापन है। बिल्कुल, ये साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई 1% भी इफ एंड बट्स नहीं है। इन्होंने M3M ने आयरो से लगभग 400 करोड़ रुपये लिया। अब किस लिए लिया? केवल छोटी सी कंपनी थी, 4 करोड़ की उसकी लैंड की वैल्यू थी, और 5 नकली कंपनी बनाकर 400 करोड़ रुपये लेकर, मतलब कि M3M मिल गया और आयरो मिल गया। इन्होंने मिल गया 400 करोड़ रुपये, जो आम इन्वेस्टर्स का था, आम बायर्स का था, आम जो होम बायर जिन्होंने इन दोनों कंपनी मतलब कि आयरो में लगाया है, 400 करोड़ डाइवर्ट किया है।
ये तो रिकॉर्ड में है, और 5 नकली कंपनी। तो ये तो मतलब कि बिल्कुल M3M तो इस चीज़ में एक्सपर्ट है कि भाई कैसे फंड को डाइवर्ट कर सकता है, कैसे उसको साइफोन कर सकता है, कैसे बायर को मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट है इस मामले में। इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि मार्केटिंग इनकी जो है वो उसमें चोरपना है, जैसा कि लगभग दिखता है ये कुछ भी बेच सकते हैं। आप इस पर क्या कभी आपको समझ में आया कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से ये माल को बेच देते हैं बिना किसी नियम कानून की देखी की? देखो वही कारण आ गया। अगर रेरा थोड़ा एक्सपर्ट, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखता, रेरा की जिम्मेदारी थी कि थोड़ा सा अभी वो इंश्योर करे कि जो मिसगाइडेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसको रोके। अगर अभी भी ये कैश ले रहे हैं तो उसको चेक करे, पर रेरा उसको नहीं कर पा रहा है। तो इनकी जो कैश, यस, मैं कह रहा हूँ कि M3M ही नहीं और बाकी डेवलपर आज भी बायर से कैश पेमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल रूल का वायलेशन है। किसी भी डेवलपर को कभी भी कैश, आज भी नहीं, पहले भी नहीं, रेरा के आने से पहले भी नहीं लेना था, कैश कभी लेना नहीं था। पर आप कैश लेके चले जाओ, अभी 1 करोड़ रुपये कीजिए, मुझे कोई माल खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है, ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, आपको बिठाएंगे और बाकायदा आपको 2-4 लाख बल्कि डिस्काउंट और दे देंगे आपको। क्योंकि जब आप कैश दे दोगे फिर आप बस देने के बाद आपका रोल खत्म, फिर कहेंगे कौन सा कैश। ये भी एक्सपर्ट हैं। अगर आज आप इनके पास 2 करोड़ की दुकान लेने चले जाओ और कहो भी 1 करोड़ रुपया मेरे पास कैश है, 1 करोड़ में चेक से दूंगा, तो क्या करेंगे, 1 करोड़ आपसे कैश ले लेंगे, फिर दुकान दिखाएंगे कि आपको हमने 1 करोड़ की दुकान बेची। जो 2 करोड़ की दुकान थी वो बायर खुश कि भाई मैंने तो चलो भाई 2 करोड़ की दुकान ले रहा हूँ, कागज में 1 करोड़ की ले रहा हूँ, क्योंकि 1 करोड़ चेक से दे रहा हूँ, 1 करोड़ कैश दे रहा हूँ। फिर क्या होगा, 50 लाख आपने चेक और दे दिया, फिर कहेंगे भाई आपकी दुकान कैंसिल, तो आपको वापस कितना मिलेगा, 50 लाख ही, क्योंकि कागजों में तो 50 लाख ही दिया है आपने। ये इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, और यही नहीं, सारे डेवलपर एक्सपर्ट हैं। और ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बेशक आप किसी भी मतलब कि कोई अगर अधिकारी चाहे इनको पकड़ना तो कल ही भेज दें, बेशक 1 करोड़ रुपये लेकर कि भाई हमने कोई दुकान खरीदनी है, मकान खरीदना है, ये उसको बिठाएंगे, 2 करोड़ की डील करेंगे, 1 करोड़ रुपये कैश में लेंगे, उस मकान को, दुकान को 1 करोड़ का दिखाएंगे। जब वो बायर 50 लाख रुपये और दे देगा, फिर उसको कहेंगे भाई तेरी दुकान कैंसल, अब 50 लाख ले जाने। ये आम बात है, ये बिल्कुल करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना पावरफुल है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, तो फिर समझौता कर लेते हैं। तो मतलब कि ये एक्सपर्ट है। ये अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अमूनन ऐसा हो रहा है और अथॉरिटी इसी चीज़ के लिए है कि इन पर निगरानी करें, इसकी जांच हो, मगर कुछ भी हो नहीं रहा है और शायद इसीलिए उद्योग ये एक धंधा बन गया है, एक बहुत बड़े पैटर्न को अपनाने के बाद ये आगे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए रेरा आने के बाद आम बायर को ये उम्मीद थी कि भाई कुछ ये सेक्टर रेगुलेट होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीडीपी का लगभग 9% ये सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ये सोच के ही इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेरा लाया। परंतु अभी भी कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं, गुड़गांव की खासकर बात करते हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस बड़े लेवल पर है। तो शायद यही कारण है कि गुड़गांव और रेरा उस सीरियसनेस से, उस ग्रेविटी से, जिस ग्रेविटी से उसको काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है। और आज भी यही कारण है कि जो बड़े डेवलपर हैं उनको रेरा का कोई भी डर नहीं है, और सेक्टर को आज भी रेगुलेटर नहीं हो रहा। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग अभी का एग्जांपल है, नवंबर 2024 का, जब पोल्यूशन पीक पर था तो ग्रैप लागू हो गया, ये क्लियर हो गया, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बनेगा और कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, क्लियर हो गया। आपको बता दूं, क्योंकि ये बात रेरा की नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि M3M का माइंडसेट क्या है, M3M अपना क्या समझता है, क्या है। तो M3M का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 79 के अंदर, गोल्फ हिल्स, वहाँ धड़ल्ले से काम चल रहा था। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानेसर को मजबूर होकर, मजबूर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो खुश होकर वहाँ के अधिकारी सब मिले हुए हैं, 50 लाख रुपये जुर्माना लगाया। रिकॉर्ड की बात है M3M पर कि भाई उस प्रोजेक्ट पे आप काम क्यों कर रहे हो जब ग्रैप लगा हुआ है। तो ये तो मतलब किसी नियम को मानता ही नहीं है ना। अगर आप बताओ M3M जो पे अगर जुर्माना लगाना पड़ रहा है मानेसर कॉरपोरेशन को, तो वो आप ये मान के मान चलो कि भाई मानेसर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसको मजबूरी हो गई क्योंकि शिकायत बहुत ऊपर तक लेवल पहुंच गई, तो मानेसर नगर निगम को मजबूरी में 50 लाख का जुर्माना लगाना पड़ा। तो इसका मतलब सिर्फ इतना मतलब है कि M3M किसी भी अथॉरिटी को कुछ नहीं समझता, ये क्लियर है, इसका मतलब ये है। तमाम सारे लोग बायर्स जो हमसे भारत एक्सप्रेस से संपर्क कर रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो पुलिस में जा रहे हैं लेकिन पुलिस में उनकी कंप्लेन नहीं ली जा रही है, उल्टा उनको समझा दिया जाता है कि अब किससे लड़ रहे हैं। ये तो बहुत खराब स्थिति है जैन साहब। देखो पुलिस की बात करूं तो मेरे कलीग पुलिस कमिश्नर साहब जो आज पुलिस कमिश्नर हैं उनसे मिले,
उनका केस बिल्कुल क्लियर था कि भाई 400 BC करी है M3 हमने। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने जो कंप्लेनेंट थे उनको ये कहा भाई मेरे को अगर CM ऑफिस से फ़ोन आएगा तो ही मैं FIR लॉन्च कर पाऊँगा, अदरवाइज़ आपका केस बिल्कुल फिट है। जो M3M के डायरेक्टर हैं, प्रमोटर के खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए, परंतु मैं नहीं कर सकता। CM ऑफिस से फ़ोन आएगा तो मैं आप डेफिनेटली FIR लॉन्च करूँगा। ये गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर ने उन कंप्लेनेंट को कहा जो मेरे क्लोज हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है, जब गुड़गांव का पुलिस कमिश्नर एक डेवलपर के खिलाफ FIR भी लॉन्च नहीं कर पा रहा तो क्या है, और वो स्पष्ट कह रहा है कि भाई CM ऑफिस से फ़ोन आएगा तो मैं कार्रवाई करूँगा। तो आप इस अंदर लगा लीजिए कि M3M का इन्फ्लुएंस कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए बहुत सारे सवाल है और आपने बहुत बेबाकी से बताया, लेकिन एक सवाल आखिरी मैं आपसे ज़रूर करूँगा जैन सर। इससे इससे तो एक नाउम्मीदी बढ़ती है, इससे तो लगता है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन जो ज़िम्मेदार अथॉरिटी है, वो काम करे, वो एक्टिव हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी आपको कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ, जो भी अफेक्टेड आदमी हैं उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए, सोशल मीडिया पे इनको आपको एक्सपोज करना चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए, मीडिया में जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें भी अलोटीज़ बायर ने लड़े हैं, आवाज़ उठाई है, तो उनको सफलता मिली है। झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो और सच कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अल्टीमेटली अगर सच होगा तो सच जीतेगा और झूठ हारेगा। राम बहुत कमज़ोर से आदमी थे रावण के मुकाबले, पर राम ने रावण को धराशायी करा, ख़त्म करा। ऐसे ही ये M3M कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना वेल कनेक्टेड क्यों ना हो, ये कितने भी कहेगी भी हमारे ऊपर तक सब पहुँच है, कुछ नहीं होगा। परंतु अगर आम बायर खड़ा होगा, लड़ेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बिल्कुल ये मानना है, हमें सफलता मिलती है। ईडी ने इनको अरेस्ट भी किया था, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन जेल बेल पर बाहर भी आ गए। ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि सिस्टम को शायद ये उतना प्रभावी मानते नहीं जितना खुद M3M है। तो इससे एक परसेप्शन बनाने की भी कोशिश M3M कर रहा है। देखो कोई अरेस्ट होता है तो ये थोड़ी कहता कि मैं गलत हूँ, वो कहता मैं ठीक हूँ। पर जब ईडी ने कहा है कि भाई आपका जो पूरन बहादुर ड्राइवर है वो आपका कंपनी में डायरेक्टर कैसे बन गया और 78 एकड़ ज़मीन वो ट्रांसफ़र कर रहा है 5 नकली कंपनीज़ को, तो ये साफ कागज़ों की बात है। तो अब ईडी को चाहिए कि जो डेवलपर हैं, जो सो कॉल्ड प्रमोटर हैं, जो मिले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ईडी ने ही कहा है कि आईरो ने जो 400 करोड़ रुपये बोल रहा हूँ जो M3M को दिया है वो गलत दिया है, वो साइफन करने के लिए दिया है, वो डाइवर्ट करने के लिए दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, अब ईडी उस बात को प्रूव करे कोर्ट में। और ये कार्रवाई थोड़ी थम सी गई है ऐसा लगता है। थम तो मैं समझता हूँ ये तो भाई दिल्ली दरबार जिंदाबाद, और जिसकी जितनी बड़ी पहुँच है वही होता है कनेक्शन। पर जहाँ अपने बाप ने, पर ऐसा नहीं है, मेरा भी मानना है कि लोग उठेंगे और सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, रेरा भी अब भारत में है तो होगा। और जहाँ रेरा की जब बात करते हैं तो फाइनली आपसे अंतिम सवाल यही है कि रेरा को क्या करना चाहिए, इन शिकायतों का निपटारा करना चाहिए, M3M के खिलाफ जितने एक्शंस आ रहे हैं उनसे कम से कम निपटारा करना चाहिए, क्या कहेंगे रेरा के लिए? नहीं, रेरा के जो, मैं तो यही कहूँगा जो रेरा के वर्तमान चेयरमैन और मेंबर हैं उनको जागे हो। थोड़ा उठे, जागे और थोड़ा सा न्यायपूर्ण बात करें, डरे नहीं, क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका तो पीरियड जो है वही रहेगा, वो तो कोई हटा सकते नहीं उनको कोई। तो वो अपनी, क्योंकि अब व्यक्ति देखिए रेरा में, अच्छे बता दूंगा आपको, रेरा में जो चेयरमैन है और मेंबर हैं वो रिटायर्ड अफसर ही लगते हैं। तो अब तो रिटायर होने के बाद उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्होंने बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब तो वो समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। तो निश्चित रूप से अगर सेक्टर रेगुलेट तो होगा, अब वो करें या नया अफसर कोई करे, पर ये तो मेरा बहुत बड़ा विश्वास है सिस्टम में, सेक्टर तो ठीक होगा। अब कौन करेगा, कैसे करेगा, ये वक्त बताएगा, पर सेक्टर तो ठीक होगा। ये M3M जैसे बड़े डेवलपर हैं, 100% ये सीधे होंगे, इसमें कोई मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। अब आज होंगे, अगले साल होंगे, 2 साल बाद होंगे, 100%, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, 100% होंगे। तो देखिए हर हाल में जो है असत्य हारता है, जीत सत्य की होती है। ज़ाहिर सी बात है कि तमाम उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो M3M के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बाहर जो भटक रहे हैं सड़कों पर, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।